सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो कि हमारा एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। इसका यूज़ आपको आने वाले चैप्टर जैसे कि रेस्पिरेशन में होगा। तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, ये सभी चीज़ें जो हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगी। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो उस चैप्टर में वो बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होता है। आइए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे। जैसे कि डिस्कवरी इसका किसने किया था, पहले किन्होंने ऑब्ज़र्व किया था, इसका स्ट्रक्चर को रिवील कौन किया, इस तरीके के स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया है तो सबसे पहली बात, जो डिस्कवरी का जो क्रेडिट दिया जाता है वो दिया जाता है कॉलिकर को, ठीक है। और कहीं कहीं क्या होता है, लिखा हुआ रहता है कि कॉलिकर एंड फ्लेमिंग बोथ आर क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो कॉलिकर तो हालांकि 95% तक करेक्ट है, लेकिन अगर ऑप्शन में फ्लेमिंग आ जाता है तो हमें उसके लिए भी तैयार होना है। तो क्या है ये फ्लेमिंग, अगर ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, समझ में आ रहा है। तो डिस्कवरी इन्होंने कहा। एक अल्टमान नाम के साइंटिस्ट हैं, उनका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होना था बच्चों को। तो अल्टमैन में आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है कि इन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इन्होंने बायोप्लास्ट टर्म दिया था, ठीक है। इन्होंने ऑब्जर्व तो किया माइटोकॉन्ड्रिया को, लेकिन इन्होंने उसको क्या टर्म दिया, बायोप्लास्ट, समझ में आ रहा है। और जो कॉलिकर थे उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था माइटोकॉन्ड्रिया को प्लांट सेल्स में ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, समझ में आ रहा है। तो ये था। अभी आगे बात करते हैं। जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया वो किन्होंने दिया, सी बेंडा ने दिया। सी बेंडा गेव द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये हो गया ऐसा कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आगे बात करते हैं, प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट होगा, ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होगा, क्योंकि ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स है। हम लोग पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर में। चलिए अब अभी आगे देखिए। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रायोम, ठीक है। ये पूछा तो नहीं है, लेकिन ये पूछ सकता है, ठीक है। कॉन्ड्रायोम क्या है, कलेक्शन या कलेक्टिवली माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल। ऑल माइटोकॉन्ड्रिया कलेक्टिवली इन अ सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रायोम। देखिए, नंबर ऑफ सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वैरी करता है। हो सकता है किसी सेल में 1 हो, किसी सेल में 1,00,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है। तो अगर एक पर सेल में जितना माइटोकॉन्ड्रिया है, एक सिंगल सेल में सारे माइटोकॉन्ड्रिया को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रायोम। जैसे कि बंच ऑफ की होता है, चाबी का गुच्छा, इसमें चाबी बहुत सारा होता है, उसको क्या बोलते हैं कलेक्टिवली, बंच ऑफ की। तो जो कि कलेक्टिव नाउन है, बंच। तो उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रायोम। ये पर सेल है, इन अ सेल, सिंगल सेल में जितना माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसको एक साथ क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रायोम बोलेंगे। चलिए अभी बात करते हैं इसका शेप के बारे में, ठीक है। शेप कैसा होता है, शेप में बात करें तो ये प्लियोमॉर्फिक होता है, ठीक है। कैसा होता है, प्लियोमॉर्फिक, मतलब एग्जिस्ट इन डिफरेंट शेप्स। किसी ऑर्गेनिज्म में एग्जाम्पल की तरह अगर हम लोग देखें, यहाँ डिफरेंट है, डिफरेंट शेप्स। अगर एग्जाम्पल की तरफ हम लोग देखें तो क्या होगा, हो सकता है ओवल हो, एस्फेरिकल हो, फिलामेंटस हो। तो प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म या प्लियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जो मोर देन वन शेप में एग्जिस्ट कर सकता है, या बहुत सारा जिसका शेप हो। जैसे बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा, वो क्या प्लियोमॉर्फिक है माइकोप्लाज्मा, क्योंकि सेल वॉल तो होता नहीं है। तो सेल वॉल जब नहीं है तो रिजिड तो है नहीं, तो जैसा शेप रहेगा वो ऐसा शेप एक्वायर कर लेगा।
उसी तरीके से क्या प्लियोमॉर्फिक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। शेप क्या है इसका? प्लियोमॉर्फिक। अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ जो होता है इसका 0.22 अप्रॉक्स 2 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻�6 मीटर। ठीक है, तो एक माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज़ होता है वो कितना होता है? 0.22 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है। इसी में अगर हम लोग लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, ठीक है, स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ कितना होगा? तो ये होता है 0.1 माइक्रोमीटर। किसमें? इन यीस्ट सेल। ठीक है, यीस्ट सेल जो है उसमें 0.1 माइक्रोमीटर का माइटोकॉन्ड्रिया होगा। एवरेज कितना है? 0.2 से 2 माइक्रोमीटर तक, लेकिन स्मॉलेस्ट क्या है? 0.1 माइक्रोमीटर। अगर लार्जेस्ट की बात करें, सबसे बड़ा कहाँ होगा? तो oocytes ऑफ एम्फीबियंस में होता है। oocytes ऑफ एम्फीबियंस, या oocyte का मतलब क्या है? एग या ओवम। तो एम्फीबियंस में जो एग या ओवम होता है उसमें लार्जेस्ट होता है, जिसका साइज़ होता है क्या? अप्रॉक्स 40 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, तो ये था इसके साइज़ के बारे में। अभी लोग नंबर की बात करेंगे। तो नंबर में एक क्या है कि कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है हमेशा। अगर मान लीजिए कि कहीं आप नंबर भूल रहे हैं तो ये कहीं कहीं काम हो सकता है। जैसे कि देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है? एनर्जी रिलीज़ करवाना, एटीपी का फॉर्मेशन करना। तो किन जगहों पे एटीपी ज़्यादा ज़रूरत होगा? किन सेल्स को? जो कि हाईली एक्टिव होंगे उनको ज़रूरत होगा। तो वैसे सेल्स जो कि मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, मोर एक्टिव हैं, तो उनमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा, क्योंकि उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर नंबर में हम लोग यहाँ बात करें नंबर की, तो नंबर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? एक्टिविटी इन अ सेल और इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो सेल ज़्यादा एक्टिव होगा उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा। ये बातें आपको दिमाग में बैठा लेनी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट। अभी तो समझिए क्या है। अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो सबसे मिनिमम जो कि 1 है, एक माइटोकॉन्ड्रिया किस में होगा? एक माइक्रोस्टेरियाज नाम का ऑर्गेनिज्म है, उसमें होगा 1 माइटोकॉन्ड्रिया। और एक क्लोरेला है, क्लोरेला एक एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, जिसमें कि क्या होगा? 1 माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अगर स्पर्म सेल की बात करें तो स्पर्म सेल में क्या होता है? 25 नंबर में होता है। और 25 स्पर्म सेल का क्या बनाता है? ये मिडिल पीस बनाता है। ठीक है, हम लोग जब पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन ह्यूमन का, उसमें हम लोग स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखेंगे। उसमें देखेंगे कि स्पर्म डिवाइड होता है स्ट्रक्चर्स में। पहले हेड होगा, सबसे ऊपर एक्रोजोम होगा, फिर हेड होगा जिसमें न्यूक्लियस होगा, क्रोमैटिन जो नेटवर्क होगा। ठीक है, जो कि हमारा वो क्या है? गैमीट है। तो गैमीट का काम क्या होता है? फ्यूज़न करके कैरेक्टर को पास करना। तो कैरेक्टर कैसे पास होगा? क्रोमोजोम होगा तभी तो जो स्पर्म होता है उसका हेड, फिर मिडिल पीस होता है, फिर टेल होता है। तो वही मिडिल पीस कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। अगर oocytes, जनरल हम लोग oocytes की बात करें, ठीक है, oocytes में अराउंड 30,000 के अप्रॉक्स क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगर हम लोग एक ऑर्गेनिज्म है काओस या चाओस, जिसको हम लोग जाइंट अमीबा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइंट अमीबा। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है? 50,000 के अराउंड माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और सबसे जो मोस्ट, अभी आपसे मैं पूछूं कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा जो कि हाईली एक्टिव होगा, जिसको हाईली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? तो बर्ड्स या इंसेक्ट्स, क्योंकि जब वो उड़ते हैं तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ जो एनर्जी होता है वो उनको यूटिलाइज़ करना होता है। तो जो विंग्स होता है, विंग्स का जो मसल्स होगा वो मजबूत होगा, ज़्यादा एनर्जी उसमें रिलीज़ होगा, तभी तो उड़ पाएंगे। तो मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स में। तो यहाँ आपको याद कर लेना है क्या?
कि जो मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया है ये कहाँ पाया जाएगा? फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट्स। नंबर कितना होगा? अराउंड 5 लाख पर सेल। ठीक है, तो इतना नंबर हो सकता है फ्लाइट मसल्स में। तो ये था कुछ माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन ही था, साइज शेप वगैरह। अगर हम लोग एक नंबर की बात करें तो क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन होता है कि प्लांट सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में कम क्यों होता है, एनिमल सेल में ज़्यादा होता है? इसका रीज़न, पहला रीज़न क्या हो सकता है? पहला रीज़न ये हो सकता है कि जो एनिमल्स है उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट हाई है उसकी, क्योंकि उसे लोकोमोशन करना है, फूड के सर्च में, वाटर के सर्च में, शेल्टर के सर्च में। वो लगातार एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर उसको करना होता है। मूवमेंट मतलब लोकोमोशन, प्लेस चेंज करते रहता है वो। लेकिन प्लांट क्या, एक जगह पे अपना स्थिर है, फिक्स है, इसमें स्लाइट मूवमेंट होता है। तो पहला रीज़न क्या है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट एक तो कम है। दूसरा रीज़न क्या है कि प्लांट सेल में एक प्लास्टिड होता है। हम लोगों ने डिफरेंस, जो हमारा लेक्चर 2 था इसका सेल का, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट सेल में प्लास्टिड का प्रेजेंस होता है और एनिमल सेल में वही प्लास्टिड क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट है तो कुछ एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होता है प्लांट सेल का वो प्लास्टिड फुलफिल कर देता है। समझ में आ रहा है? तो ये भी एक रीज़न है। तो 2 रीज़न आप क्या लिख सकते हैं? पहले क्वेश्चन क्या था कि वाई द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज ग्रेटर इन एनिमल सेल एंड लेस इन प्लांट सेल। तो 2 रीजंस क्या हो सकता है? फर्स्ट, द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर एनिमल्स is high, so there is more mitochondria in their cell with comparison to plant whose energy requirement is low. Second reason क्या हो सकता है कि another cell membrane organelle that is plastid which is present in plant cell which fulfills some of their energy requirements. That is why the number of mitochondria is greater in animal cell and less in plant cell. ठीक है, अभी बात करते हैं हम लोग क्या माइटोकॉन्ड्रिया की बायोजेनेसिस की, कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग बायोजेनेसिस के ऊपर बात करते हैं। चलिए, तो हम लोग अभी बात करते हैं बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, तो टॉपिक क्या होगा हमारा? बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो बायोजेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। जेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था सेल थ्योरी में, याद करिए कि स्लेडेन स्वान ने बताया था कि प्लांट और एनिमल दोनों बने हुए होते हैं सेल से। सेल फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो शॉन ने डिस्कवर किया था। सेल वॉल क्या स्लेडेन ने डिस्कवर किया था। तो सॉरी उल्टा हो गया, सेल वॉल डिस्कवर किया था स्लेडन ने। तो वहाँ पे उन्होंने क्या नहीं बता पाए थे, क्या नहीं बताया था उन्होंने कि नया सेल का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो फिर रुडोल्फ वर्चॉव है, उन्होंने क्या बताया कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, नया सेल का फॉर्मेशन पुराने या प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। तो वहीं पे यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा? तो इसका फॉर्मेशन होता है इस कैसे? बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन और एमाइटोसिस। पुराना जो माइटोकॉन्ड्रियल सेल होता है वो डिवाइड करता है तो नया माइटोकॉन्ड्रियल सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बाइनरी फिजन आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। एक सेल कुछ इस तरीके का है, ये हो गया उसका न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, ये डिवाइड करेगा, 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा साइटोप्लाज्म, ये मतलब बीच से डिवीज़न होगा। एमाइटोसिस क्या है? एक सेल है वो डिवाइड करेगा दो सेल में। लेकिन माइटोसिस में क्या होता है? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। स्पिंडल फाइबर क्या होता है? माइटोसिस का पूरा वेल एक्सप्लेन्ड टॉपिक है माइटोसिस, वो मैं पढ़ाऊँगा आपको चैप्टर 10, जो कि हमारा इसी यूनिट का चैप्टर 10 है, सेल साइकिल एंड डिवीज़न वाले में। तो आपको बस यहाँ क्या याद रखना है कि माइटोसिस से कैसे एमाइटोसिस डिफर है, इसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, और हम लोग ये भी समझेंगे कि एमाइटोसिस से क्यों होता है, माइटोसिस से क्यों नहीं होता है, सभी चीज़ें मैं वहाँ आपको बताऊँगा बहुत अच्छे तरीके से। तो कैसे बनता है हमको समझ में आ गया बाइनरी फ्यूजन और एमाइटोसिस से।
एक और टर्म होता है, वो क्या होता है, इंडो सिम्बायोटिक ऑरिजिन। ठीक है, अगर हम लोग इंडो सिम्बायोटिक ऑरिजिन की बात करें तो ये नाम क्या है, ऑरिजिन। तो ये हम लोग ट्रेस करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का ऑरिजिन कहाँ से हुआ है, समझ में आ रहा है। तो इसको ट्रेस करने के लिए यह क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है originated, developed या evolved from prokaryotic बैक्टीरियल सेल। ठीक है, जब हम लोग बैक्टीरियल सेल को पढ़ेंगे तब मैं उसमें बताऊंगा आपको कि बैक्टीरियल सेल में क्या होता है। एक सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है, ठीक है, और क्या होता है 70S का राइबोसोम होता है, और ये भी डिवाइड कैसे करता है, बाइनरी फिजन के थ्रू ये डिवाइड करता है। समझ में आ रहा है। तो बैक्टीरियल सेल का ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हम लोग पढ़ेंगे जब बैक्टीरियल सेल को पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, जो कि हमारा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो अभी आपको बस याद कर रखना है, यहाँ जो हम लोग जो उसका जो यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट वो क्या है, बस यही 3 का यूज़ करेंगे। कैसे, देखिए बताता हूँ। क्या बोलता है ये कॉन्सेप्ट कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डेवलप या ओरिजिन उसका कहाँ से ट्रेस करते हैं हम लोग, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल से। हालांकि बैक्टीरियल सेल तो प्रोकैरियोटिक क्यों होता है, मैंने बस ये इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, अब किसी भी चीज़ को आप क्लेम कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या देंगे, प्रूफ देंगे कि हाँ भाई कुछ प्रूफ देंगे तभी तो होगा साबित कि हाँ ये आपका है या ये सही बात है। तो इसके लिए प्रूफ क्या दिया गया कि भाई सही बात है कि नहीं। तो पहला प्रूफ क्या दिया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी उसका खुद का सर्कुलर डीएनए है, नेकेड डीएनए है, ऐड कर लीजिएगा। सर्कुलर नेकेड डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरियल सेल। चलिए भैया एक पॉइंट तो मिल गया। सेकेंड प्रूफ क्या दिया गया, जो राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में वो भी होता है 70S टाइप का। समझ में आ गया है, 70S टाइप का। एस क्या है, एस है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, स्प्रेडबर्ग यूनिट। ये टाइम होता है जितना समय में ये जो राइबोसोम है वो सेटल कर जाएगा। हम राइबोसोम पढ़ेंगे तो इसी चैप्टर में राइबोसोम पढ़ना है, 2-3 वीडियो बाद हम लोग देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि एस का मतलब क्या होता है। 70S राइबोसोम इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया विच इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है। थर्ड क्या है, डिवाइड कैसे करता है माइटोकॉन्ड्रिया भाई। तो डिवाइड तो हम लोगों ने पहले लिख लिया कि बाइनरी फिजन से डिवाइड होता है। तो जब ये भी बाइनरी फिजन से डिवाइड कर रहा है और बैक्टीरियल सेल भी बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है, इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, साफ साफ जो नहीं जानता है बायोलॉजी वो भी कह सकता है, आप लोग तो कह ही सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल से ओरिजिन हुआ है। प्रूफ क्या है, ये सभी प्रूफ है। ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। चलिए इसको नोट करिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर। तो हम लोग इसी फिगर में लेबल करूँगा, इसी फिगर में लोग समझ जाएंगे स्ट्रक्चर क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का। हम लोग आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको देखने से पता चल रहा है, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ रहे हैं। तो देखने से क्या पता चल रहा है, साफ साफ कि ये 2 मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है, मतलब डबल मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर है। तो आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या है हमारा आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन क्या है, रेगुलर है, कहीं किसी प्रकार का फोल्ड, कुछ गैप, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ इसके बाहर की तरफ कुछ इसमें प्रोजेक्शन कुछ नहीं है, ना इनफोल्डिंग है ना आउटफोल्डिंग है, रेगुलर है। तो आउटर मेम्ब्रेन क्या है हमारा, रेगुलर होता है, परमिएबल होता है। इस परमिएबल का मतलब क्या होता है कि हम लोग जब पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, उसमें समझेंगे कि एक लिंक रिएक्शन नाम का एक छोटा सा रिएक्शन चेन होता है रेस्पिरेशन में। वो इसीलिए होता है ताकि यहाँ बना हुआ जो NADPH2 है साइटोप्लाज्म में,
वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा सके। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारा बॉडी सिर्फ एटीपी को ही स्टोर करता है एनर्जी के फॉर्म में। तो परमिएबल है तो वो NADPH2 को ये तो ईजिली क्रॉस करने देगा, क्योंकि ये परमिएबल है, जैसे सेल वॉल होता है। आओ सनम जाओ सनम वही वाला कहानी है कि आ भी सकता है कोई भी चीज़, जा भी सकता है, ये कुछ नहीं रोकेगा। समझ में आ रहा है? तो अभी समझिए क्या है आउटर मेम्ब्रेन, क्या है? रेगुलर है और परमिएबल है। अब इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सारा कहानी जो है वो इनर मेम्ब्रेन का ही है। इनर मेम्ब्रेन, चलिए अब यहाँ भी वही बात है, ये रेगुलर है। रेगुलर है कि नहीं? नहीं है रेगुलर, क्योंकि इसमें अंदर की तरफ इनफोल्डिंग्स हैं। तो ये क्या है? इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर है क्योंकि इट इज इनफोल्डेड, मतलब अंदर की तरफ फोल्डेड है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दैट इज क्रिस्टेई। ये जो इनर मेम्ब्रेन है, अगर ये सिर्फ सीधा रहता इस बिल्कुल आउटर मेम्ब्रेन की तरफ तो ये भी रेगुलर होता, लेकिन ये अंदर की तरफ इनफोल्डेड है। समझ में आ रहा है? क्यों इनफोल्डेड था? कि सरफेस एरिया बढ़ा दिया है ये रिएक्शन के लिए। अरे भैया सीधा रहता तो इतना छूटता ना, अब इतना मूव करके फिर तो जा रहा है, तो क्या हुआ? सरफेस एरिया बढ़ा दिया। तो इसी को जो बाहर की तरफ जो इनफोल्डिंग है अंदर की तरफ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टेई बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। क्या होता है? इनफोल्डेड होता है, हमेशा याद रखना है। और क्या बोलते हैं? क्रिस्टेई बोलते हैं। ये हो गया मेम्ब्रेन के बारे में। और अब तो साफ साफ क्या लिख सकते हैं? दो मेम्ब्रेन है तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और एक और होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, हम लोग पढ़ेंगे जब क्लोरोप्लास्ट, तो समझेंगे कि वो भी एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मतलब बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही है वो। तो याद रखना है क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। आउटर मेम्ब्रेन दिस, इनर मेम्ब्रेन दिस। आउटर मेम्ब्रेन इज 60 to 75 एंगस्ट्रम थिक। इनर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो 60 to 75 एंगस्ट्रम थिक। बोथ आर ट्राई यूनिट मेम्ब्रेन, मतलब PLLP 3 लेयर में अरेंज होगा। मैंने बताया था आपको सेल मेम्ब्रेन में। चलिए ये था, और दोनों के बीच में जो, अब समझिए ये जो गैप है बीच में, ये गैप है ना बीच में, इसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, दो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये होता है 80 to 100 एंगस्ट्रम थिक होता है, मतलब ये गैप इतना बड़ा होता है। ठीक है, इसी गैप में क्या प्रेजेंट होता है? इसी गैप में प्रेजेंट होता है आपका कुछ सेसाइल सब यूनिट्स। ठीक है, तो इस सेसाइल मतलब क्या है भाई? यह है सेसाइल, मतलब स्टॉल्कलेस, ये फ्रीली फ्लोट करते रहेगा भाई, जहाँ बहाव ले जाएगा वहाँ ये जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें डंडी नहीं है। डंडी नहीं है तो क्या है? ये अटैच नहीं है इसके मेम्ब्रेन से। तो जैसे मूवमेंट होगा कि साइटोप्लाज्म का, तो इधर जा रहा है तो इधर ये भी मूव करेगा। तो ये सेसाइल होता है। इसको बोलते क्या है हमें? हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग सब यूनिट ऑफ पार्सन्स। तो और एग्जाम में पूछे कि सब यूनिट ऑफ पार्सन क्या होता है, तो सब यूनिट ऑफ पार्सन क्या होता है? सेसाइल या स्टॉल्कलेस स्ट्रक्चर होता है, जो कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है प्रेजेंट। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक और स्ट्रक्चर जो होता है ऑक्सीजोम, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और इसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि क्या है? इसमें स्टॉल्क लगा हुआ है, मतलब डंडी लगा हुआ है, तो ये फिक्स है। ये हमारा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑक्सीजोम्स बोलते हैं इनको। ठीक है,
इसका फंक्शन हम लोग यहाँ लिखते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया में है वो वही है। ऑक्सीजोम्स की बात करें अगर हम लोग, तो ये क्या है, इसको हम लोग और क्या नाम बोलते हैं, लिखिएगा इसमें। ऑक्सीजोम्स आर ऑल्सो नोन एज F0 F1 पार्टिकल, इस तरीके से F0 F1 पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स और पार्टिकल्स ऑफ मोरान। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मोरान नाम के साइंटिस्ट ने इनका डिस्कवरी किया था। ये सब बात की बातें हैं, ये याद क्या रखना है कि ये स्टॉल्क होता है इनमें, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। देखिए ये हो गया हमारा आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया हमारा इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया बीच में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। इसी में क्या होगा कि इनर मेम्ब्रेन में धंसा हुआ होता है, एम्बेडेड होता है। ये इसका जो बेस है वो इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन थिक ना है भाई, 60 एंगस्ट्रॉम थिक है, जब 75 एंगस्ट्रॉम, तो बीच में गैप तो है। माइक्रो लेवल पे तो समझ में आ रहा है 65 एंगस्ट्रॉम सेल के लिए, हाँ। तो ये हो गया इनर मेम्ब्रेन इतना। ये क्या है हमारा, ये मैट्रिक्स पार्ट हो गया यहाँ पे, ये ठीक है। उसका जो हेड है, जो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डॉट बनाया, ये पार्ट, ये स्टॉल्क होगा इनर मेम्ब्रेन में धंसा हुआ अंदर एम्बेडेड। इसका जो सिर्फ हेड होगा वो हेड होगा मैट्रिक्स में बाहर की तरफ लटका हुआ है, ऐसे समझ में आ रहा है। ये क्या है हमारा, टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर है। टेनिस रैकेट हम टेबल टेनिस का भी देखेंगे या लॉन टेनिस का टेनिस देखेंगे तो ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया हमारा F1, ये पूरा हो गया F0 F1 पार्टिकल, इसको बोलते हैं हेड। ये हो जाएगा टेल हमारा पूरा, ये बेस हो जाएगा। तो इसी हेड में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ATPase एंजाइम, ATPase या ATP सिंथेज। इस नाम का एक वैज्ञानिक, इस नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट होता है इसके हेड में। नाम क्या है, ATPase। फंक्शन क्या होगा, ATP का फॉर्मेशन करवाना। तो ये ऑक्सीजोम क्या होता है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ लिखिए आप लोग ऑक्सीजोम के नीचे कि ऑल्सो नोन एज मतलब इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ऑक्सीजोम ये शेप पूछ सकता है तो क्या होगा, टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, हम लोग और अंदर आते हैं और जाते हैं इसके और अंदर। अब मेम्ब्रेन हो गया हमारा, और ये स्टाल्क होता है इसमें। तो डिफरेंस पूछ सकता है भाई, डिफरेंस क्या पूछेगा कि पार्टिकल्स ऑफ सब यूनिट्स ऑफ पार्सन और पार्टिकल्स ऑफ मोरान में क्या डिफरेंस है। तो स्टॉल्क उसमें नहीं होता है, इसमें होता है। ये मैट्रिक्स में प्रेजेंट है या इनर मेम्ब्रेन में, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रेजेंट है। चलिए, अब हम लोगों ने जब पढ़ा था कुछ देर पहले, तो उसमें क्या पढ़ा था कि इसके पास खुद का एक सर्कुलर DNA होता है, RNA भी होता है इस तरीके से, राइबोसोम भी होगा, ठीक है। तो इसको लेबल कर लेते हैं। ये क्या है, DNA। ये भाई क्या है, राइबोसोम। सर्कुलर DNA आप लोग लिखिएगा वहाँ पे, सर्कुलर नेकेड DNA। ये क्या है, RNA। अब राइबोसोम है, RNA है, तो प्रोटीन भी होगा ही। ये क्या है, प्रोटीन पार्टिकल्स, ठीक है। और ये हो गया पूरा इसका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, फ्लूइड पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को मैट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। एक पॉइंट लिखिए नोट देकर कि इफ़ वी रिमूव द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माइटोप्लास्ट या मीटोप्लास्ट। अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर का आउटर मेम्ब्रेन को हटा दें तो क्या सिर्फ बचेगा क्या, इनर मेम्ब्रेन, तो उसको क्या बोलेंगे, मीटोप्लास्ट बोलेंगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग नोट करते हैं। ये था उसका स्ट्रक्चर के बारे में, नोट करिए। पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑल द एंजाइम्स फॉर क्रेब्स साइकिल इज़ प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। जितना भी क्रेब्स साइकिल के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल, 10 एंजाइम्स होता है उसमें, 10 स्टेप प्रोसेस है। हम लोग उसको TCA साइकिल ही बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, 10 एंजाइम्स का यूज़ होता है। तो वो सारे एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होगा, मैट्रिक्स में। सिर्फ एक एंजाइम जो है, 10 में से एक एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, क्या लिखना है,
ऑल द एंजाइम्स फॉर Krebs cycle is present in mitochondrial matrix except one enzyme that is succinic dehydrogenase, ब्रैकेट में क्या लिखना, मार्कर एंजाइम. दिस एंजाइम इज प्रेजेंट ऑन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. यही हो जाएगा, खेला नहीं याद रहेगा, तब समझ में आ रहा है. तो यही सब चीज़ पूछता है जो अलग है सब चीज़ों से. तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजन जिसको लोग मार्कर एंजाइम बोलते हैं वो इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन पे. नोट दे के 10 बार 5 बार, जिसको लाल पीला हरा का जितना कलर है सबसे हाईलाइट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, ये हो गया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट. अभी क्या है, ऑक्सीजोम्स का नंबर अगर चाहे तो लिख सकते हैं 10 to the power 4 to 10 to the power 6, इतना नंबर होता है. नंबर लिख लेते हैं हम लोग, 10 to the power 4 से 10 के पावर 6, मतलब 10,000 से लेकर 10 लाख के बीच में हो सकता है. ठीक है, ये हो गया इसका नंबर ऑक्सीजोम्स का पर माइटोकॉन्ड्रिया में. अब क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, अपना प्रोटीन है, तो इसका पूरा सिंथेसिस खुद से कर सकता है. उसके पास प्रोटीन बनाने का भी मशीनरी है, डिवीज़न का भी मशीनरी है. भाई डीएनए डिवाइड होकर 2 हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड तो होता ही है. तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज सेमी ऑटोनोमस बॉडी. सेमी ऑटोनोमस है मतलब ये सेल के ऊपर तभी तक डिपेंडेंट जब तक इसको खाना पीना मिल रहा है. खाना पीना बंद कर देंगे, इसको बाहर निकाल के आप आर्टिफिशियल मीडिया में खाना पीना दीजिए, ये फिर भी ग्रोथ करेगा, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए है, सब राइबोसोम, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल के लिए होता है. बैक्टीरियल सेल भाई डिवाइड जब कर सकता है इतना चीज़ होने के बाद, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं हो सकता है. तो सेमी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेल के ऊपर डिपेंडेंट होता है. किसके लिए, फूड के लिए या जो एनर्जी चाहिए इसको. लेकिन अगर हम लोग इसको सेल के बाहर निकाल कर आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करवाएंगे तो ग्रो भी करेगा, डिवाइड भी करेगा. तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस बॉडी. और इसीलिए क्या बोलते हैं, सेल विद इन सेल, सेल के अंदर एक दूसरा सेल. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के ऊपर बात करते हैं हम लोग, इसको नोट करिए, फिर हम लोग फंक्शन के ऊपर बात करते हैं. फंक्शन क्या हो सकता है, चलिए फंक्शन देखिए. पहला फंक्शन क्या, फंक्शन लिख के क्या लिखेंगे हम लोग, फंक्शन पहला एटीपी सिंथेसिस. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, एटीपी सिंथेसिस. साइड में कुछ काम कर देगा भाई, कोई नहीं करेगा, तब सोचता है कि हम ही कर देते हैं. चलिए, दूसरा फंक्शन क्या है, मिडिल पीस ऑफ स्पर्म बनाता है. हम लोग उसमें पढ़ लिए हैं, मिडिल पीस ऑफ स्पर्म कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है. थर्ड पॉइंट क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ दे, इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड्स. फैटी एसिड का जो चेन होता है उसको इलोंगेशन करने में, तो उसमें और नया कार्बन जुड़ेगा, तो उसको इलोंगेट क्या होता है, किसी भी चीज़ के लेंथ को बढ़ाना. तो इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड में कौन हेल्प करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करेगा. ठीक है, बाकी प्रोटीन सिंथेसिस में करेगा क्योंकि राइबोसोम भी है इसके पास. और इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है 1% ऑफ टोटल डीएनए ऑफ सेल होता है. ठीक है, एक सेल में जितना भी डीएनए है उसका 1% कौन बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा. तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में. एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हेल्प करता है किसमें, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में. साइटोप्लाज्मिक हमारा जो इनहेरिटेंस है इसमें हेल्प करता है. साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मतलब ये टॉपिक हम पढ़ेंगे कहाँ, डीएनए जेनेटिक्स में, चैप्टर 5 जो है हमारा, उसमें हम लोग क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. बस यहाँ मैं बता दूँ इंट्रोडक्शन क्या है, नाम है क्या, साइटोप्लाज्म के थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स हो रहा है. हमारे लिए क्या है, हमारे बॉडी में जो ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स आते हैं पेरेंट से, वो क्रोमोसोम के हेल्प से आते हैं, क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है. लेकिन जो क्या होता है कि जब जाइगोट बनता है तो फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के बीच में फ्यूज़न होता है. तो फीमेल गैमीट क्या होता है, पूरा एग होता है, उसमें न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है. तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा. माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, डीएनए है. तो ये भी क्या करता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में हेल्प करता है. ये चीज़ आपको याद रखना है. और एक पॉइंट लास्ट क्या है, एक केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस था, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग रेस्पिरेशन में. केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस गिवन बाय पीटर माइकल. इसमें क्या होता है, एक एडीपी में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाएगा तो क्या बना देगा, एटीपी बना देगा. मतलब कि अगर एक एडेनोसिन से 2 फॉस्फेट लगा हुआ है, इसको बोलते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी.
इसमें ना अगर एक फॉस्फेट और ऐड कर देंगे तो ATP बनाएगा, ठीक है। बॉन्ड क्या होता है, कितना एनर्जी होता है इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड में, कब कौन सा ब्रेक होगा, सभी चीज़ें रेस्पिरेशन में। मैंने पहले ही बता दिया आपको, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन कॉन्सेप्ट है ये उसका पूरा बस स्ट्रक्चर के बारे में था। कॉन्सेप्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसका यूज़ कैसे ATP का सिंथेसिस करता है, ये हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में। तो इस वीडियो में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया को कंप्लीट कर लिया। वीडियो लंबा होगा, 30, 32, 33 मिनट का भी हो सकता है, लेकिन इसमें यह क्लियर हो जाएगा कि आप इसके हेल्प से राइबोसोम पढ़िएगा तो बहुत आसान लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं गए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।